हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथमिक विश्वास। तो आज हम जो है अपनी पार्टनरशिप, जो हमारा एक टॉपिक रहता है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज करेंगे। और इसमें हमारा जो मेनली टॉपिक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज रहेंगे, वो आज रहेगा पार्टनरशिप पर आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आज हम वही सारे डिस्कस करेंगे। और हम पार्टनरशिप टॉपिक को अपने इन एमसीक्यूज के अंदर कवर करेंगे। हम एक एक करके ये सारे एमसीक्यूज देखते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो रहता है पोजीशन स्टेटमेंट आर, कि हमारी जो पोजीशन स्टेटमेंट है वो क्या होती है या फिर उसे क्या कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि पोजीशन स्टेटमेंट क्या है। हमने बहुत बार पढ़ा है अकाउंटेंसी में कि जो पोजीशन है, पोजीशन स्टेटमेंट क्या रहती है, जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। पोजीशन स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? वो स्टेटमेंट जो हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं। यानी कि जब इन द एंड क्या होता है, इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम चेक करते हैं हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। क्या हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या हमारी कंपनी कुछ लॉस में जा रही है। हमारी कंपनी की जो भी पोजीशन रहती है, प्रॉफिटेबल या फिर लॉस, वो हमें कब पता चलता है? जब हम इन द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाते हैं। यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि उस स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम रहता है वो हमारे पास क्या रहता है? बैलेंस शीट। यानी कि इसका जो सही आंसर रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा? बैलेंस शीट। क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन या फिर पोजीशन ऑफ द कंपनी, कह सकते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें जो पता चलती है वो कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम हमारे पास जो रहता है वो रहता है पोजीशन स्टेटमेंट। यानी कि इन द एंडिंग ऑफ द ईयर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और उसी का नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, जिससे कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता चलता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आएगा पासबुक इज अ कॉपी ऑफ डैश अकाउंट। हमारी जो पासबुक होती है वो किस अकाउंट की कॉपी है। यानी कि अब हम देखते हैं पासबुक का हम कब यूज करते हैं? जब भी हम बैंक में जाते हैं, हमारे पास एक पासबुक रहती है जिसमें कि हमारे अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो की जाती हैं। अब बैंक में हमारे अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज पासबुक में की जाएंगी। यानी कि जितना भी पैसा हमने निकलवाया है या फिर जितना भी पैसा हमने डिपॉजिट करवाया है, वो सारा, उस सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो पासबुक में रखा जाता है। यानी कि पासबुक जो है वो कौन से अकाउंट की कॉपी रहती है? अब पासबुक जो है वो हमारी कस्टमर अकाउंट की कॉपी रहती है। अब ये कस्टमर अकाउंट की कॉपी क्यों रहती है? क्योंकि पासबुक में जितना भी डाटा होता है वो कस्टमर की जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो उससे रिलेटेड होता है। तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है ड्राइंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। हमारा जो ड्राइंग है वो विच टाइप ऑफ अकाउंट है। यानी कि हमारे पास, हमने पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि हमारे अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। एक हमारे पास रियल अकाउंट रहता है, एक हमारे पास नॉमिनल अकाउंट रहता है और एक हमारे पास पर्सनल अकाउंट रहता है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि ड्राइंग जो है वो कौन से अकाउंट के अंदर आएगा या फिर हम ड्राइंग को किस अकाउंट के अंदर ट्रीट करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास जो है वो आ रहा है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, रियल अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। जो जिन भी चीजों को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं वो सारी की सारी हमारी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? जितने भी हमारे पर्सन्स हैं और जितनी भी आर्टिफिशियल आइडेंटिटीज हैं वो सारी की सारी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती हैं। अब पर्सन्स में कौन आ जाता है? ह्यूमन बींग्स। एंड आर्टिफिशियल आइडेंटिटीज में कौन आ जाते हैं? स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीजें जिनकी एक
अपनी आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, वो सारे भी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है वो कौन सा रहता है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट वो चीजें हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं पर हम फील कर सकते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिनको हम देख नहीं सकते पर सिर्फ फील कर सकते हैं। लाइक अब हमारे पास आ जाएगा जैसे सैलरी, रेंट, ये सारी चीजें जो हैं इनको हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर ट्रीट करते हैं। जब भी हमें सैलरी मिलती है हम क्या कहते हैं कि हमें कुछ सैलरी मिली है, पर वो सैलरी जो है वो किस फॉर्म में रहती है? वो हमेशा कैश के फॉर्म में रहती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने सैलरी को कभी देखा नहीं है, पर हम सैलरी को फील कर सकते हैं क्योंकि वो हमें कैश के फॉर्म में मिल रही है। अब वैसे ही हमारे पास रेंट है। अब रेंट क्या रहता है कि रेंट हमने कभी देखा नहीं है कि रेंट होता क्या है, लेकिन जो हम पे करते हैं वो किसकी फॉर्म में रहता है? हमेशा वो कैश की फॉर्म में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कैश की फॉर्म में हो रही हैं, पर उनका जो नाम है उसको हमने, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो किसके फॉर्म में हो रही है? कैश के फॉर्म में हो रही है। यानी कि अगर हम किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी कैश के फॉर्म में होंगी, अगर हम किसी को रेंट दे रहे हैं तो वो भी कैश के फॉर्म में होगा, अगर हम कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी कैश के फॉर्म में होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें जो रहती हैं वो हमेशा कैश के फॉर्म में रहती हैं। हम इन्हें देख नहीं सकते पर हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं क्योंकि ये सभी जो है वो कैश के थ्रू की जाती हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू हो रही हैं। कोई भी अमाउंट जो पार्टनर जो है वो विड्रॉ करके ले जाता है बिजनेस से, यानी कि वो अमाउंट जो पार्टनर ने विड्रॉ किया होगा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, अब उस अमाउंट में क्या होगा? या तो उस अमाउंट में कुछ कैश रहेगा, या तो फिर वो कोई एसेट लेकर जा रहा है, कुछ भी लेकर जा रहा है, पर हम उसे एज ए ड्राइंग ट्रीट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो हमारा है डिक्रीज द एसेट एंड डिक्रीज द लाइबिलिटी सेटिस्फाई। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जहां पर हमारा एसेट भी कम हो रहा है और जहां पर हमारी लाइबिलिटी भी कम हो रही है, ऐसा इनमें से किस कंडीशन में हो रहा है? कौन सी कंडीशन इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रही है? अब हम देखते हैं हमारे पास पहला क्या रहता है। पहला उसने हमें बोला है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने कुछ गुड्स बेचे हैं और क्रेडिट पर बेचे, यानी कि गुड्स तो हमसे गए पर हमने कुछ भी अभी तक रिसीव जो है वो नहीं किया। अब क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर कुछ गुड्स को बेच रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो चीजें हैं वो जा रही हैं और यहाँ पर हम कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना तो हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है और ना ही हमारी लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये हम ऑप्शन जो है ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने कुछ खरीदा, कुछ गुड्स को हम खरीद कर लाए हैं, पर किस पर लाए हैं? उधार पर खरीद कर लाए हैं। यानी कि कुछ चीजों को हम खरीद कर लाए, हमारे पास कुछ आया, लेकिन हम किस पर लेकर आए? उधार पर लेकर आए। लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब लाइबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हमने जो गुड्स हैं वो उधार पर लाए हैं, तो इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ उनको पे बैक करना है, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन रहता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनको हमने कुछ पेमेंट करनी है, यानी कि जिनसे हमने कुछ उधार लिया है और हमें उन्हें कुछ पे बैक करना है। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ पे कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, यानी कि जब हम पे करेंगे तो जो कैश होगा वो हमसे जाएगा, यानी कि कैश हमारा क्या होता है? एसेट। यानी कि हमारा एसेट जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पेमेंट जब करेंगे तो कैश तो हाथ से जाएगा। और टू द क्रेडिटर्स, अब जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने कुछ उधार पर सामान लिया है उनको पैसा देना, मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने उनसे उधार पर चीज ली है और हमें कुछ ना कुछ उनको पे बैक करना था। अब जब हम उनको ये चीज पे बैक करेंगे
तो हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि इस केस में हमारा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा पार्टनरशिप एक्ट एनेक्टेड इन विच ईयर। हमारा पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में लाया गया है या फिर किस ईयर में उसको लागू किया गया था। अब जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो किस ईयर में लागू किया गया था, वो 1932 में लागू किया गया था। यानी कि इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1932। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में बी ड्यू टू। अब जो हमारे फर्म के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, यानी कि जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कहता है वो कि जब भी हम पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें चेंजेस जो हैं वो कब कब आएंगे। अब कभी भी पार्टनरशिप में जो चेंजेस हैं वो हम कब कब आएंगे। अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले थे ए, बी और सी पार्टनर्स। अब ये तीनों पार्टनर्स जो हैं वो इन तीनों पार्टनर्स ने क्या किया है, अपनी एक फर्म खोली है या फिर वो अपना एक बिजनेस कर रहे हैं। अब ये तीनों उसके अंदर पार्टनर हैं। अब अगर इसके अंदर कुछ नया पार्टनर आ रहा है, यानी कि कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो है डी, तो क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आएंगे? तो इसका ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा तो उनको अपना प्रॉफिट जो है उस नए पार्टनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। यानी कि ये जो है ये भी कुछ कैपिटल लेकर आ रहा है उस बिजनेस में, और ये जो पार्टनर होगा इससे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट उन्हें देना पड़ेगा, इसलिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएंगे। इसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब अगर ए, बी, सी, डी साथ में काम कर रहे हैं और ए जो है वो रिटायर हो रहा है, यानी कि ए बिजनेस छोड़कर जा रहा है, यानी कि ए का शेयर जो होगा वो इन तीनों को देकर जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ए जो पार्टनर था उसका जितना भी शेयर था, रिटायरमेंट के टाइम पर वो अपना शेयर इन लोगों को बेच कर जाएगा, यानी कि इनके शेयर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, यानी कि इनके शेयर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस जो होंगे वो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर ए, बी, सी, डी में से किसी पार्टनर की हो गई है डेथ, यानी कि कोई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप से कम हो गया है। अब अगर एक पार्टनर यहां से जा रहा है तो उसका जो शेयर होगा वो इन तीनों में म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर एज पर द एग्रीमेंट जो है वो इन तीनों में बांटा जाएगा। इसलिए इस डेथ ऑफ द पार्टनर से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, चेंज आता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ऑल ऑफ द अबव। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्या आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, अब फॉर एग्जाम्पल एबीसी तीनों एक पार्टनर्स है और इनका जो शेयर है वो रहता है 1:2:3, यानी कि ए का शेयर बिजनेस में जो है, ए बी सी का जो शेयर है बिजनेस में वो 1:2:3 की रेशो में है। अब अगर डी यहाँ पर आएगा, अब डी जो है वो क्या करना चाहता है, वो भी यहाँ पर पार्टनरशिप लेना चाहता है, यानी कि डी भी इनके साथ बिजनेस करना चाहता है। तो ए, बी, सी को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर का कुछ पार्ट जो है वो डी को देना पड़ेगा, यानी कि
ए, बी और सी तीनों अपने शेयर्स में से कुछ पार्ट जो है वो डी को देंगे। अब यहां से इससे क्या होगा, जब तीनों के शेयर में से कुछ पार्ट जो है वो डी को जा रहा है, यानी कि इन तीनों का शेयर कम हो रहा है। पहले इनका जो शेयर था उसमें से ये कुछ निकाल कर डी को दे रहे हैं। एक नए पार्टनर के आने पर उनको क्या करना पड़ रहा है कि अपना कुछ कुछ शेयर जो है वो डी को देना पड़ रहा है। तो यानी कि इनके पास जो शेयर है पहले, अब वो क्या हो गया है, कम हो गया है। उसी चेंज को हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब भी किसी नए पार्टनर के आने पर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना कुछ शेयर उस नए पार्टनर को दे देते हैं, उसी को कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो को निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो पहले वाली रेशो थी, अब नए पार्टनर के आने के बाद क्या हो गया, उनकी जो रेशो है वो कम हो गई। यानी कि सेक्रीफाइस कितना किया ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उनकी पुरानी रेशो में से उनकी जो नई रेशो आई है उसे माइनस कर देंगे, तो हमें वहां से पता चलेगा कि उन्होंने नए पार्टनर के लिए कितना जो है वो सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने नए पार्टनर के लिए अपना कितना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस किया है। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है, on admission of a partner, if the goodwill is raised at its full value, it should be debited to। अब ये क्या कह रहा है कि जब हम एक नया पार्टनर आएगा, एक नए पार्टनर के आने पर जो गुडविल है वो किस अकाउंट में जो है वो डेबिट की जाती है। अब गुडविल क्या रहती है हमारे पास, गुडविल क्या है, गुडविल हमारा क्या है, एसेट। अब गुडविल हमारा कौन सा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से रहते हैं हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट्स वो रहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं और उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब गुडविल हमारा क्या है, गुडविल को हम क्या ट्रीट करते हैं, गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट में ट्रीट करते हैं। अब अगर ये एसेट है, अब अगर एसेट है तो एसेट हमारा किसके अंदर आता है, एसेट हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब रियल अकाउंट का क्या रूल रहता है हमारे पास, अब रियल अकाउंट का रूल क्या रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नए पार्टनर के आने पर जो गुडविल अगर रेज हो रही है, रेज हो रही है मतलब कि गुडविल बढ़ रही है। अब कुछ बढ़ रहा है, अगर कुछ भी इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है या हमारे पास आ रहा है तो वो किस में आएगा, डेबिट में आएगा, क्योंकि हमारे रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी कुछ चीज बढ़ रही है या फिर हमारे पास आ रही है रियल अकाउंट के रूल के अंदर, तो हम उसे हमेशा डेबिट में करेंगे, यानी कि इट शुड बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा वो आएगा, एनी अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन। जब भी कोई न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि सारी चीजों की रीवैल्यूएशन की जा, हर चीज की वैल्यू को दोबारा से चेक किया जाता है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कोई भी अमाउंट जब रिटर्न ऑफ होता है, यानी कि कोई भी अमाउंट जब बांटा जाएगा न्यू पार्टनर के आने के बाद, न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद, तो हम उसे किस अकाउंट में ट्रांसफर, यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी अमाउंट न्यू पार्टनर की एडमिशन के बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो किस रेशो में किया जाता है। अब जब एक न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में आ चुका है, यानी कि वो भी हमारे बिजनेस का क्या है, एक पार्ट है। अब न्यू पार्टनर अगर हमारे बिजनेस का पार्ट है तो यानी कि जो भी अमाउंट रिटर्न ऑफ होगा, जो भी अमाउंट बांटा जाएगा वो सारे पार्टनर्स में बांट, एक न्यू पार्टनर के आने के बाद जो भी अमाउंट रिटर्न ऑफ किया जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में वो किस बेसिस पर किया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे, क्योंकि अब जो नया पार्टनर है वो भी उस पार्टनरशिप फर्म का
एक पार्ट है, इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है वो की जाती है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या होता है या फिर हम उसे क्या कहते हैं। अब रिवैल्यूएशन क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है, जब भी कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पर, या फिर डेथ के टाइम पर। जब भी कोई नया पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बनाते हैं। और जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पर भी है जो है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में क्या होता है? रिवैल्यूएशन में क्या करते हैं हम सारी चीजों की रिवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि हमारे एसेट्स की, हमारी लाइबिलिटीज की, हमारी गुडविल की, जितनी भी टर्म्स रहती हैं, जितनी भी हमारी पार्टनरशिप में जो जो चीजें हैं वो सारी क्या की जाती है? चीजों की रिवैल्यूएशन की जाती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या रहता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा कि सारी चीजों की रिवैल्यूएशन की जाती है जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है, या फिर जब भी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, या फिर जब भी किसी पार्टनर की जो है वो डेथ हो रही है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रहता है? रिवैल्यूएशन में हम अपने एसेट, लाइबिलिटीज, गुडविल, हर चीज को रिवैल्यू करते हैं जब भी कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या फिर एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर मनी टाइम्स बनाया जाता है। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो एक बिजनेस के लाइफ टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनाया जाता है, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को उतनी बार क्रिएट किया जाएगा जितनी बार भी कोई न्यू पार्टनर आएगा, जितनी बार भी कोई रिटायर होगा, या फिर जितनी बार भी अगर किसी पार्टनर की जो है वो डेथ हो जाएगी। अब इसने हमसे पूछा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में क्या है, ये कौन सा अकाउंट रहता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा जो रहेगा वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? सिर्फ चीजों को रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन की जाती है, चीजों की वैल्यू को दोबारा से चेक किया जाता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इस चीज को सिर्फ फील कर सकते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस को फील कर सकते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते और हम इसे देख नहीं सकते। इसलिए जो ये हमारा है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है इन केस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ये हमसे क्या कह रहा है? जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। जो भी प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन करने के बाद हमें वो क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पर किस रेशो में किया जाता है? अब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, यानी कि कोई पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो पहले तो हमारे बिजनेस का कुछ पार्ट था ना, यानी कि ए बी सी ने साथ में बिजनेस किया। अब बी जो है वो रिटायर हो रहा है, यानी कि बी उस बिजनेस को छोड़कर जाने वाला है, लेकिन बी जो था वो इसी बिजनेस का पार्ट था, यानी कि जब तक उसने इस बिजनेस में काम किया है तो उसका भी कुछ ना कुछ शेयर बनेगा। तो यानी कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर के टाइम पर जो भी रिवैल्यूएशन की जाएगी और उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो पहले उस बिजनेस का पार्ट रहा है। अब जब वो रिटायरमेंट लेकर जा रहा है तो जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आएगा वो अपना शेयर साथ में लेकर जाएगा। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि रिवैल्यूएशन के टाइम पर जो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर किस रेशो में जो है वो बांटा जाता है। तो रिवैल्यूएशन टाइम के पर जो भी हमें प्रॉफिट होता है वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और हमें रिवैल्यूएशन से कोई भी प्रॉफिट आ रहा है तो वो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है वो उन पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नाउन एज, हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका दूसरा नाम क्या है या फिर उसे हम और क्या कहते हैं? कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
अब हम ये कह सकते हैं कि रीवैल्यूएशन के टाइम पर यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस टाइम पर हम जब सबकी वैल्यू रीचेक करते हैं, रीवैल्यूएट किया जाता है, यानी कि सारी चीजों की वैल्यू को, एग्जिस्टिंग वैल्यू को दोबारा से चेक किया जाएगा और वही है। तो उसी चीज को का जो दूसरा नाम है, उसी चीज को और हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि जब भी कोई रिटायरमेंट होगी, कोई एडमिशन होगी पार्टनर की, या फिर किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट किए जाते हैं। इन तीनों के शेयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स होते हैं, रिवैल्यूएशन होती है, इन तीनों का शेयर जो है इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम इस अकाउंट को एक और नाम देते हैं, जो कि हमारे पास क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम ही रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, methods of valuation of the goodwill is। अब जो हमारी गुडविल है वो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट की जाती है। अब गुडविल के बहुत सारे मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। अब पहला हमारा आ जाता है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट, तीसरा आता है कैपिटलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो गुडविल है वो बहुत सारे मेथड से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। हमारे फर्म की जो भी गुडविल रहती है, जो भी उसकी एक इमेज है, उसे चेक करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, गुडविल एट इट्स फुल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ। यानी कि जब भी एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, एक पार्टनर जो है वो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, यानी कि वो रिटायर हो रहा है, तो जो गुडविल है उसे कैसे बांटा जाएगा, या फिर वो किन पार्टनर्स के बीच में जो है वो बांटी जाती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 पार्टनर्स हैं और उनमें से कोई एक जो है वो रिटायर हो रहा है, तो उन तीनों ने साथ में काम किया है बिजनेस में, उन तीनों का कुछ शेयर रहा है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर भी गुडविल का शेयर लेकर जाएगा। या चाहे वो गुडविल में हो, चाहे वो प्रॉफिट में हो, जितना भी उसका शेयर उस कंपनी में रहता है वो सारा का सारा लेकर जाता है। तो गुडविल जो है वो सारे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, यानी कि ऑल पार्टनर्स इसका सही आंसर रहेगा। रिटायरमेंट के टाइम पर जब भी एक पार्टनर एक बिजनेस को या फिर एक पार्टनरशिप को छोड़कर जा रहा है, तो वो अपना सारा शेयर्स लेकर जाएगा। यानी कि गुडविल जो है रिटायरमेंट के टाइम पर रिटायरिंग पार्टनर को भी उसका कुछ शेयर जो है वो दिया जाता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, at the time of admission of a new partner, reserve and undistributed profit are credited to the old partner capital account। जब भी एक नया पार्टनर जो है वो एडमिशन ले रहा है, यानी कि एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है, और जो हमारा रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आर क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और हमारे पास जो पहले से प्रॉफिट पड़ा है या फिर जो रिजर्व है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में जो है वो बांटते हैं। पर हम किस रेशो में बांटते हैं? अब देखिए, कोई 3 पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी। इन तीनों ने साथ में काम किया, इन्होंने कुछ रिजर्व रखा अपने प्रॉफिट का, इन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ रिजर्व रखा। अब यहां पर एक नया पार्टनर आ रहा है, डी। अब डी यहां पर एक नया पार्टनर आ गया, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो था 1:2:3, पर अब डी के आने के बाद ये रह गया है 1:4:3:2। अब हम ये कह सकते हैं कि पहले ये तीनों काम कर रहे थे, जो भी इन्होंने रिजर्व या प्रॉफिट रखा था वो इन तीनों का था। अब जब एक नया पार्टनर आ गया है यहाँ पर, तो जो पहले से रिजर्व बचा है या फिर जो पहले का प्रॉफिट है वो ये तीनों आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि वो इन तीनों ने किया था। तो जो पहले का प्रॉफिट या रिजर्व होगा वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि डी तो
उस टाइम पर उस बिजनेस में था ही नहीं, वो उस बिजनेस का पार्ट ही नहीं था। तो यानी कि जो भी प्रॉफिट या रिजर्व इन्होंने जोड़कर रखा है, वो इन तीनों में आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब वो किस रेशो में किया जाएगा? वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है वो किया जाएगा, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट हुआ है, जो भी रिजर्व हुआ है, वो इन तीनों को हुआ है, वो प्रॉफिट जो है वो इन तीनों का है, इसलिए उसमें न्यू पार्टनर का कोई भी शेयर जो है वो नहीं रहता है, इसलिए वो प्रॉफिट वो तीनों आपस में जो है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आता है, गुडविल बॉट इन बाय एन इनकमिंग पार्टनर इन कैश टू ज्वाइन अ पार्टनरशिप फर्म इज शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर। अब एक नया पार्टनर जो है वो हमारे बिजनेस में आया है, यानी कि न्यू पार्टनर आ रहा है और वो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? गुडविल लेकर आ रहा है इन कैश। अब हमारा जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में आने के लिए अपने साथ कुछ गुडविल लेकर आ रहा है, और वो किस फॉर्म में लेकर आ रहा है? कैश के फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आया है और वो अपने साथ गुडविल लेकर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो इसको किस रेशो में जो है वो शेयर करेंगे? अब हमारे जो पुराने पार्टनर्स हैं वो इसको किस रेशो में शेयर करते हैं? अब जब न्यू पार्टनर आता है तो हमारे पुराने पार्टनर क्या करते हैं? अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं उस न्यू पार्टनर के लिए। तो यानी कि न्यू पार्टनर जो भी लेकर आएगा वो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो है वो डिवाइड करेंगे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेंगे। अब हम ये कह सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि न्यू पार्टनर जब आता है बिजनेस में तो वो अपने साथ जो भी लेकर आया है उसे सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो भी वो कैश लेकर आया है, यानी या फिर हम कह सकते हैं जो वो गुडविल लेकर आया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड की जाती है, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने पर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं उस न्यू पार्टनर के लिए, इसलिए न्यू पार्टनर जो भी लेकर आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या रहता है? हमारा एक एग्रीमेंट रहता है, वो स्टार्ट करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करता है, पर ये कंपलसरी नहीं है, ये पार्टनर्स जो हैं वो बाय चॉइस प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बनाई है, तो जो इंटरेस्ट होगा उनकी कैपिटल पर वो क्या रहेगा? तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा निल। अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं बनाई गई है तो कभी भी पार्टनर्स जो कैपिटल लेकर आते हैं उस पर इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ उस केस में किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। अगर कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है तो कभी भी पार्टनर की कैपिटल पर जो है वो इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा निल। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है, the maximum number of partners in case of non-banking partnership firm is। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं एक नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म में? अब जहां तक बैंकिंग की बात रहती है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो रह सकते हैं 10। अब जो नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप की बात है तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पार्टनर रह सकते हैं वो रह सकते हैं 20। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 20। In case of banking partnership firm, the maximum number of partners is to be 10, and in case of non-banking partnership firm, जो हमारे maximum number of partners रहेंगे वो रहेंगे 20। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, in the absence of an agreement, interest on partners loan shall be paid। अगर हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं प्रिपेयर की गई है पार्टनर्स के द्वारा, तो जो इंटरेस्ट रहता है पार्टनर्स लोन पर वो कितना रहेगा? तो ये हमारे
पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑलवेज बी 6%। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है तो जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा पार्टनरशिप में वो रहेगा 6%। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज। एक रिटन फॉर्म पार्टनरशिप एग्रीमेंट की उसका क्या नाम रहता है? तो ये हमने अभी बहुत बार पढ़ा है कि जो भी हमारे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है उसका नाम रहता है पार्टनरशिप डीड। जो भी पार्टनर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट किया जाता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए, उस एग्रीमेंट का जो नाम हमारे पास रहता है वो रहता है पार्टनरशिप डीड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन्ड व्हेन कैपिटल आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वो रहता है, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल आर। हमारे पार्टनर्स जो है वो करंट अकाउंट जो है वो कब ओपन कर सकते हैं? तो हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट तब ओपन कर सकते हैं जब उनकी कैपिटल जो होगी वो फिक्स होगी। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में ही पार्टनर्स जो है वो करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो रहता है, in the absence of partnership deed, profit and loss will be divided among the partners। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जो है वो नहीं है, यानी कि पार्टनर्स में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उनमें डिवाइड किया जाता है वो किस बेसिस पर किया जाता है? तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो नहीं रहता है तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स में हमेशा इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, which partner does not have liability to share the loss incurred by the firm। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा पार्टनर है जिसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि अगर हमारी कंपनी जो है वो लॉस में भी जा रही है तो भी उस पार्टनर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, यानी वो उस लॉस में जो है वो शेयर नहीं देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीन ऑप्शंस हैं, पहला है माइनर, दूसरा है स्लीपिंग, तीसरा है डॉर्मेंट। अब हमारे पास क्या रहता है, अब माइनर जो रहता है, माइनर कौन है? जो लॉ की नजरों में क्या है? इलीगल है, यानी कि इलीगल पार्टनर है। अब हमारे लॉ क्या कहता है कि कोई भी माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता, यानी कि लॉ की नजरों में माइनर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एज अ पार्टनर। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अगर लाइबिलिटी हो रही है या कोई भी, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी लाइबिलिटी होगी लॉस से रिलेटेड, वो माइनर जो है वो पे बैक नहीं करेगा, यानी कि माइनर जो है वो उस लॉस को बियर नहीं करता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहता है वो है, द एडिशनल अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। एक एडिशनल अकाउंट जो बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है उनके साथ जो एक और एडिशनल अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट का क्या नाम रहता है? तो उस अकाउंट का नाम रहता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।